अच्छा चलें ठीक है। अच्छा वो क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है, ठीक है। वो मैंने पहले रिव्यू दिया था कि जितनी भी केमिस्ट्री जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगी ना, दैट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम सारे एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा, दे ऑल मेड फ्रॉम कार्बन, ठीक है। द रीजन तो बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, मेडिसिन जो भी होता है ना, इसमें आप you're dealing with carbon compounds, ठीक है, that is organic chemistry। और फिर living organisms से ना, dead living organisms billions of years के बाद fossil fuels बनते हैं, तो fossil fuels और petrochemicals वो भी सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो इसलिए ना ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूसरा ये कि नेचर ने ना कार्बन को क्यों सिलेक्ट किया हुआ है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक, वो इसलिए क्योंकि कार्बन से आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स। जब एक चीज 4 बॉन्ड्स बनाती है ना, तो उससे आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये कार्बन भी 4 बॉन्ड्स बना रहा है, ये भी बना रहा है। तो अगर एक एटम सिर्फ एक बॉन्ड बना रहे हैं ना, उससे आप कोई खास कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। जैसा हाइड्रोजन का एटम है, वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, सो यू कांट डू मच विद इट, ठीक है। सुभान, ये क्लियर है? Sure. अच्छा, तो पहली चीज जो लर्न करनी है ना, वो इसमें हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस भी की थी, वो थी कि यू हैव टू लर्न हाउ टू ड्रॉ करेक्ट स्ट्रक्चर्स। कि आपको पता होना चाहिए कौन से कितने बॉन्ड्स बनाते हैं। रिमेंबर ग्रुप 4, उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, उसके आउटर शेल में देयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप 4 का कोई भी एटम होगा ना, दैट वुड ऑलवेज मेक 4 बॉन्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ग्रुप 5 जो होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इट नीड्स 3, तो वो 3 बॉन्ड्स बनाता है। तो नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, दे वुड ऑलवेज मेक 3 bonds। ग्रुप 6 इज गोइंग टू मेक 2 bonds, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं उसके पास, उसको 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और ग्रुप 7 के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, उसको सिर्फ एक चाहिए, तो वो दूसरे एटम से ना सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कौन सा एटम कितने बॉन्ड्स, प्योर टेबल सामने होगा, बस ये पता होना चाहिए ग्रुप 7 एक बॉन्ड बनाता है, ये 2 बनाते हैं, 3, ये 4। तो उसमें ना फिर एक चीज होती है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कि जब भी आप फॉर्मूला ड्रॉ करोगे ना, हर एटम के बॉन्ड्स ना राइट नंबर ऑफ बॉन्ड्स होने चाहिए। फ्लोरीन ग्रुप 7 में वो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना हुआ है। कार्बन ग्रुप 4 में है, तो वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो एक इसने इधर बनाया, एक इधर बनाया, 2 इधर बनाए हैं, ठीक है, तो उसके 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए। ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है, वो 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो उसके साथ 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं। ये वाला ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड्स बनाता है, उसने दोनों बॉन्ड्स डबल बॉन्ड करके कार्बन के साथ ही बना लिया। नाइट्रोजन ग्रुप 5 में, ग्रुप 5 वाला 3 बॉन्ड्स बनाता है, तो ये 1, 2, 3, तीनों पूरे हैं इसके। एच के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज यू लर्न हाउ टू ड्रॉ करेक्ट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम एक चीज की थी कि मैंने कहा था कि लेट्स अज्यूम कि आपके पास ना एक बकेट है जिसके अंदर ढेर सारे एटम्स हैं। कोई भी एटम उठा के ना इसको इसके साथ कनेक्ट करना शुरू कर दो। बशर्त ये कि स्ट्रक्चर जो भी बनेगा, सुबह ठीक है, मैं ये शेयर भी कर दूंगा। अच्छा, तो शर्त ये कि जो भी स्ट्रक्चर बनेगा ना, वो स्ट्रक्चर, जी बस ना, सर एल्कली बेसिस और एसिड्स का आपने सेम नहीं किया क्लास में। क्या कौन सा नहीं किया? एसिड बेसिस और एल्कली का जो काम था वो आपने कहा था, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। उसका ये बोर्ड का ना, मैंने शेयर, जी सर। अच्छा नहीं, मैंने शेयर किया था, मैंने गलत वाले दूसरे वाले ग्रुप के साथ, एक सेकेंड। अच्छा, वो शेयर किया था, एक सेकेंड, मैंने मेरे ख्याल से फिर वो गलत ग्रुप किसी से तो मैंने शेयर किया था वो। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, ये सारा ना मैंने दूसरे ग्रुप के साथ शेयर किया हुआ है। एक सेकेंड देना कि फोन व्हाट्सएप से वो होगा फॉरवर्ड। एक सेकेंड। हम्म। अच्छा बस ना, ये मैं तीनों शेयर करो इस पे, TCH वाले पे। हाँ, ये मैंने शेयर कर दी, ठीक है। थैंक यू सर। सॉरी बोर्ड। अच्छा जस्ट 1 सेकेंड, वो
गलती से बोर्ड डिस्कनेक्ट हो गया, एक सेकंड रुकना। अच्छा चलो ठीक है, सुबह इन लोगों ने तो किया था। तो इमेजिन करो कि देयर इज अ बकेट और उसके अंदर ढेर सारे एटम्स पड़े हुए हैं, लेट्स से हाइड्रोजन के एटम्स पड़े हुए हैं। तो कार्बन को कितने बॉन्ड्स बनाने चाहिए? ग्रुप 4 में उसको 4 बॉन्ड्स बनाने चाहिए, तो 2 H के एटम साथ जोड़ दो। H एक ही बनाता है, ठीक है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए। इस कार्बन को भी ना 4 बॉन्ड्स बनाने चाहिए, तो मैंने बकेट में से ना H उठाया और वो लगा दिया। अच्छा, इस कार्बन को भी 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, तो मैं उधर से ना ऑक्सीजन उठा के इसके साथ जोड़ देता हूँ। ऑक्सीजन ग्रुप 6 में वो 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे। इधर मैं जोड़ देता हूँ फ्लोरीन को जोड़ देता हूँ, वो ग्रुप 7 में वो भी 1 बॉन्ड बनाता है। अच्छा, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के बॉन्ड्स तो पूरे हैं पहले से, ग्रुप 6 में वो 2 बॉन्ड्स बनाता है। नाइट्रोजन ग्रुप 5 में वो बनाता है 3 बॉन्ड्स, तो Cl जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने वैसे अपनी तरफ से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। द पॉइंट है कि यू शुड नो कि कब वो स्ट्रक्चर करेक्ट है, कंप्लीट है, हर एटम सही राइट नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रहा है कि नहीं बना रहा, ठीक है। सुभान, ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, फिर इसी तरह एक दो और कर लेते हैं कि इसमें कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ ना मैं 3H लगा देता हूँ, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है इसको 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए ग्रुप 6 में। नाइट्रोजन ग्रुप 5 में वो 3 बॉन्ड्स बनाता है, तो वो बना रहा है। कार्बन ग्रुप 4 में उसको 4 बॉन्ड्स बनाने चाहिए, वो पहले से बना रहा है। 1 इधर बनाया, 3 इधर बनाया, तो उसका उसका काम तो पूरा हो गया। ये वाला कार्बन सिर्फ 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो इसके साथ हम लगा देते हैं एक Cl लगा देते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी करेक्ट है। एक ये आखिरी वाला कर लेते हैं कि इसके साथ 2 और बॉन्ड्स होने चाहिए, तो हम जोड़ देते हैं, H लगा देते हैं। अच्छा, इसके साथ भी इसके 4 बॉन्ड्स पहले से पूरे हैं। इस वाले कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन लगा देते हैं, वो ग्रुप 6 में 2 बॉन्ड्स बनाता है, और एक हम फ्लोरीन लगा देते हैं, वो ग्रुप 7 में वो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए। इसके साथ भी एक ऑक्सीजन लगा देते हैं। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, तो इसके 3 बॉन्ड्स पूरे हो गए, एक ऊपर 2 इधर। ऑक्सीजन ग्रुप 6 में वो 2 बनाता है, ठीक है, तो वो भी पूरे हो गए। ये कार्बन पहले से ही ठीक है, इसके बॉन्ड्स पूरे हैं। इस कार्बन के साथ 2 और बॉन्ड्स होने चाहिए, तो यहाँ पे हम H जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी मर्जी से, मैं बस एक बकेट है जिसके अंदर एटम्स पड़े हैं, मैं उठा उठा के इसके साथ ऐड किए जा रहा हूँ, उसके उसके बॉन्ड्स पूरे किए जा रहा हूँ, ठीक है। सो इज दिस क्लियर, ये सारा? यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो इसी तरह होते हैं, ठीक है। वो सारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इतने ज्यादा हैं, बैक्टीरिया से लेके वायरसेस से लेके ह्यूमन बॉडी के अंदर इतने टाइप्स के सेल्स हैं कि जिस तरह मर्जी आप जोड़ोगे ना, मेन चीज है कि कार्बन के कंपाउंड्स होंगे वो, ठीक है। क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, वो मेन बैकबोन होता है इस पूरे मॉलिक्यूल का, उसी से पूरा वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ठीक है। जैसे आपकी स्किन है, आपके हेयर्स हैं, ठीक है, आपका कोई भी सेल है, ठीक है, उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे, वो इसी तरह बनेंगे। मतलब अगर अगर वो डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, तो वो भी मतलब जैसा डीएनए अगर देखते हो ना, मतलब प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक मैं वैसे दिखा देता हूँ, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन्स वगैरह के। जिसका वो बेसिकली कपड़े जिस तरह आप बुनते हो ना, धागे, जो आपके धागे होते हैं वो सारे आपस में वो क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। तो इसी तरह ये कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ये सारे आपस में ना चेन्स बना के, इस तरह वो धागों की तरह ना आपके आपकी जो कपड़े वगैरह बनते हैं, उसी तरह आपकी सेल की मेम्ब्रेन्स, आपके बाल, इसी तरह मतलब दे ऑल इंटरलिंक्ड, और इस तरह करके ना आपस में ना दे ऑल इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स मेश लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो काफी बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, अब एक चीज पढ़ लेते हैं कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड आइसोमर्स, या पहले ना वो कर लेते हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं, तो हम पहले ना होमोलोगस सीरीज कर लेते हैं, आइसोमर्स उसके बाद करते हैं। अच्छा, होमोलोगस सीरीज, ये सिंपली इसका मतलब ये कि इट्स रिमेंबर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारी किस्मों के हैं, ठीक है। दे बिलियंस, मतलब आप फ्यूल उठाते हो, आप कोई जानवर उठाते हो, कोई प्लांट उठाते हो, दे फुल ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो दे आर बिलियंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।
बिलियन भी वर्ड छोटा होगा, मेरे ख्याल से खाली ह्यूमन बॉडी के अंदर ना बिलियंस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो प्लैनेट अर्थ के ऊपर तो शायद उससे कई गुना ज्यादा हो। तो व्हाट अ होमोलोगस सीज इज लाइक इट्स लाइक अ क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। जैसा एनिमल किंगडम बिलियंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, तो उनको आप ना क्लासिफाई करते हो वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रॉपर्टीज की बेसिस के ऊपर, ठीक है। मैमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, वो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, उनके फेदर्स होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर ना आप उनको क्लासिफाई करते हो। तो द होमोलोगस सीज डज समथिंग लाइक दैट, इट्स अ classification system कि मतलब आप उसको ना एक नाम दोगे उस मॉलिक्यूल को, उससे ये होगा कि जब आप कहते हो ना बर्ड कि ये चीज एक, जैसे एनिमल किंगडम में आपने उसको क्लासिफाई क्यों किया है, उसका फायदा ये है कि जब कोई कोई ये कम्युनिकेट करेगा ना कि ये चीज एक बर्ड है, तो आपको उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बाय जस्ट यूजिंग दैट वर्ड बर्ड। वो लेबल अगर उसको मिल जाएगा ना, तो उसकी बड़ी प्रॉपर्टीज होंगी जो आपको पता लग जाएंगी कि भाई इसके पास फेदर्स होंगे, एग्स, इट लेज एग्स, ठीक है, इस तरह की चीजें आपको पता लग जाएंगी, ठीक है, बीक होगी उसकी। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास इतने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं कि आपको उन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आपको लेबल देना पड़ेगा, जिससे आपको ना पता लग जाए कि ये मॉलिक्यूल किस तरीके से बिहेव करेगा। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट क्लासिफाइज organic molecules based on the following, ठीक है। So the first question that you'll get is, बहुत दफा ये पूछते हैं भाई क्या है homologous series, तो how do you classify if they have similar chemical properties based on the following, which is pretty obvious कि अगर आपके पास ना 5-6 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जैसे ये 5-6 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ही बने हुए थे, तो आप इनको क्लासिफाई करोगे कि अगर तो उनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके रिएक्शंस वगैरह, तो इसका मतलब है कि वो उनको आप एक ही फैमिली में ऐड कर दोगे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा, देन दे गोइंग टू शो ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली एक जैसी आइडेंटिकल नहीं होती, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उनमें जमीन थोड़ा सा फर्क होगा, जमीन आसमान का होती है, लेकिन ट्रेंड्स होंगे इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, वन ऑफ द कॉमन ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि जब मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है ना, जैसे ये मैंने 4-5 मॉलिक्यूल ड्रॉ किए मैं रैंडमली, तो इनमें जो सबसे बड़ा होगा ना, और एक छोटा होगा, लेट्स से मैं नंबर 6 ड्रॉ कर रहा, तो एक बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है, एक कार्बन है उसके पास ना, एक एच लगा हुआ है, एक साइड पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, वो डबल बॉन्ड बना रहा है, और एक एच लगा हुआ है। तो लेट्स से एक छोटा मॉलिक्यूल है और एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के साइज से ना उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में बड़ा फर्क पड़ता है। तो as the size of molecule increases, ये चीज याद रखना कि ट्रेंड क्या होगा फिजिकल प्रॉपर्टी में, क्या साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, तो द नंबर वन, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट would also increase. तो जितना उसका साइज बड़ा होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, उतना ही वो लेस वॉलेटाइल होगा, यानी वो इवेपोरेट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल कैंडल वैक्स है, और मतलब इसमें एग्जांपल ये कि आपके पास ना कैंडल वैक्स है, वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और आपके पास ना गैसोलीन है, जो कार्स के अंदर पेट्रोल नहीं डालते। वैसे तुक्का लगाओ कि किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, किसका लो है, पेट्रोल जल्दी इवेपोरेट करते हैं या कैंडल वैक्स जल्दी इवेपोरेट करती है? पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल। वो आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, हर जगह आपको वेपर उसकी स्मेल आ रही होती है, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि इसका ना ये जल्दी इवेपोरेट करता है, वो तो ऑब्वियसली हमें पता है कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है। कैंडल वैक्स जो है, अगर आप कैंडल खरीदते हो बाजार से, वो मतलब साल के बाद भी उसको खोलोगे ना, वो कैंडल उसी तरह होगी, वो इवेपोरेट नहीं करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कैंडल वैक्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, दैट इज स्लाइटली हायर। तो वो साइज का फर्क है कि कैंडल वैक्स का जो मॉलिक्यूल होगा ना, उसका साइज, एज साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वुड आल्सो इंक्रीज। तो इसका जो मॉलिक्यूल होगा ना, दैट्स प्रोबब्ली गोइंग टू बी बिगर इन साइज, और इसका जो मॉलिक्यूल होगा ना, दैट वुड बी काइंड ऑफ स्मॉलर इन साइज, ठीक है। तो साइज से बड़ा बड़ा फर्क पड़ता है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे। मीथेन जो है ना, मीथेन जो घर में गैस आती है, वो लिक्विड स्टेट में होती नहीं है। मीथेन जो होता है वो बस CH4 होता है, ठीक है। वो गैस क्यों है? क्योंकि इससे छोटा मॉलिक्यूल तो हो ही नहीं सकता। तो ये मतलब सबसे छोटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है। तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा हाई होगा, ठीक है। कैंडल वैक्स का वैसे कैंडल वैक्स, अगर मैं उसका ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो करूँ ना, तो उसमें इसको पैराफिन वैक्स भी लिखा हुआ है। एक सेकेंड, ऐसे नहीं, अगर मिल जाए इसका फॉर्मूला, क्योंकि एक फॉर्मूला नहीं होता। इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताए होंगे कि हाँ, ये देखो 20 and 40 कार्बन, मतलब इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, 40 कार्बन एटम्स है, ठीक है, पहली लाइन में लिखा हुआ है। तो जब बड़ा मॉलिक्यूल होगा, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी काफी हाई होगा। तो इसमें तकरीबन 40 कार्बन एटम्स है। जो आपका हाई ऑक्टेन पेट्रोल होता है ना, जो आप डालते हो उसमें कार्स के अंदर, उसके अंदर सिर्फ 8 कार्बन एटम्स होते हैं। ये खैर ऑक्टेन से तो कुछ और ही खुल गया। फॉर्मूला बता देता हूँ, ये फॉर्मूला है, उसके अंदर सिर्फ 8 कार्बन एटम्स है, ठीक है। तो इसलिए वो जल्दी इवेपोरेट करता है। और जैसा ये मीथेन नहीं है, मीथेन जो हीटर में गैस आती है, वो इतना छोटा मॉलिक्यूल है कि वो हर वक्त इवेपोरेटेड स्टेट में ही रहता है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो है। अच्छा, एक तो ये याद था कि शो ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ। इसमें और भी चीजें कि और क्या ट्रेंड्स होते हैं। और ये ट्रेंड्स होते हैं कि मॉलिक्यूल्स, मतलब एज साइज इंक्रीजेस, तो ये होता है कि the molecules become more viscous. अच्छा, विस्कस का मतलब है कि फ्लो करने की एबिलिटी। तो उसी का कर लेते हैं, ये जो वैक्स है, जिसमें मतलब 40 कार्बन एटम्स अभी हमने पता किया अप्रोक्सीमेटली, और गैसोलीन है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूल का साइज छोटा है, उसके अंदर तकरीबन सिर्फ 8 कार्बन एटम्स है। अच्छा, विस्कस का मतलब है कि गैसोलीन जो पेट्रोल होता है ना, ठीक है, रिमेंबर करेक्ट वर्ड गैसोलीन है, ठीक है। जो पेट्रोल होता है वो पानी की तरह होता है, ठीक है, इट्स वेरी सिमिलर टू वाटर। अच्छा, कैंडल वैक्स होती है ना, वो थोड़ी सी वो फ्लो करती है कैंडल वैक्स, लेकिन बड़ा आराम नाम से। तो अच्छा, सो उसको कहते हैं विस्कोसिटी, कि इट्स वेरी विस्कस एंड फ्लोज वेरी स्लोली। इवन जब वो मेल्ट हो रही होती है ना, बड़े आराम आराम से कैंडल वैक्स मूव कर रही होती है, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, बिकम्स मोर, दे बिकम मोर विस्कस, ठीक है। तो विस्कस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म विस्कोसिटी, ठीक है। तो इसी तरह आप इंजन ऑयल देखो, तो इंजन ऑयल भी थिक होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता रहेगा, वो ज्यादा थिक होता रहेगा, ठीक है, और वो फ्लो फिर इतने आराम से नहीं करेगा। इज दिस क्लियर? यस सर। Yeah, yes, sir. अच्छा, फिर एक और प्रॉपर्टी है कि साइज जब बड़ा होता है ना, तो सर, मॉल, यस। इसमें हम लोग डेंसिटी या कंडक्टर वगैरह की बात करेंगे।
नहीं, ये ज्यादातर इलेक्ट्रिक कंडक्शन करते ही नहीं है, ठीक है। जी सही। मतलब कैंडल वैक्स में ना वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है वो, मतलब मैं कर लेता हूँ बात, वो करते ही नहीं है इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ठीक है। एक आध करता है वो, फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज है कि ये जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये बर्न करते हैं। जैसा वुड है, वुड ऑर्गेनिक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी चीज है, पेपर आप बनाते हो दैट बर्न्स, ठीक है। मतलब आप अपने इवन बालों को देखो ना, बालों को अगर आग लगाओ तो बड़ी जल्दी दे कैच फायर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है दे टेंड टू बर्न, ठीक है। और इसलिए वो जो जमीन से जब हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब आपको ये फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, गैसोलीन और वैक्स, ये भी बर्न करते हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे बताओ कि छोटा मॉलिक्यूल जल्दी बर्न करता है, बड़ा मॉलिक्यूल जल्दी बर्न करता है, इन दोनों का एग्जांपल से बता दो। छोटा मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब पेट्रोल गैसोलीन जो है वो बहुत जल्दी बर्न करती है, ठीक है। जी य- सर। या वो मीथेन जो हीटर में गैस आती है वो बहुत जल्दी बर्न करती है, कैंडल यार वैक्स। तभी तो बोलते हैं कि ये पेट्रोल या जो भी चीज है इसको मत गैस के सामने लेके जाओ, क्योंकि ये बहुत जल्दी बर्न करता है, बहुत जल्दी फायर कैच करता है। हाँ, पेट्रोल का असल में मसला ये है कि वो आपको ना ख्याल इसलिए रखना पड़ता है कि पेट्रोल का मसला ये है कि ये वॉलेटाइल भी है, कि अगर आपको ना एक बीकर के अंदर ना आपको पेट्रोल नजर आ रहा है, ठीक है, लेट्स से गैसोलीन है, उसका मसला ये होता है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो जैसा वो एक फायर हुई थी कुछ साल पहले जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है, कि वो टैंकर से ना ऑयल भर रहे थे। अच्छा, होता ये कि पीपल थिंक कि दे सेफ ना, कि मतलब एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, ठीक है, उसे पेट्रोल ना यहाँ पे नजर आ रहा है, अब वो समझ रहे हैं कि वो सेफ है। होता ही है कि पेट्रोल ना इवेपोरेट, जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाओ ना तो गैसलीन जो है ना वो बहुत जल्दी इवेपोरेट करती है, तो गैसलीन का जो वेपर होगा ना वो फैलता हुआ ना इवेंचुअली मतलब हर जगह पहुंचा होगा, ठीक है। तब इस बंदे को वो वेपर नहीं नजर आ रहा, वो बैठा देख रहा है कि ठीक है मैं तो बड़ा सेफ डिस्टेंस पे हूँ, पेट्रोल तो उधर है। तो लेकिन जब पता लगता है कि जब वो फायर कैच करता है तो पता लगता है कि भाई वो तो हर जगह पेट्रोल फैला हुआ था। क्लियर है बात? यस सर। क्योंकि ये वॉलेटाइल भी है, इसलिए ना वो ऑयल टैंकर्स में ना वो बहुत से लोग कहते हैं कि जी कौन बेवकूफ है जो ऑयल टैंकर्स से ना वो पेट्रोल भरा होता ही है कि मेजोरिटी लोग ऑयल टैंकर से पेट्रोल नहीं भर रहे होते, वो समझ रहे होते हैं हम बड़ा दूर खड़े में, वो वैसी तमाशा देख रहे होते हैं कि भाई ऑयल टैंकर गिरा हुआ है, कोई तीन चार लोग होंगे पागल जो बैठे वहां पे ना ऑयल भर रहे होंगे, वो बस दूर से ना, जिस वो एक्सीडेंट होता है ना तो वो लोग जमा हो जाते हैं तो वो बस देख रहे होंगे साइडों पे ना, और शायद उन्होंने काफी डिस्टेंस रखा होगा, लेकिन वो अंडर एस्टिमेट करते हैं पेट्रोल को। आप अंडर एस्टिमेट करते हो कि पेट्रोल इज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, यानी वो अगर कहीं पे पड़ा होगा ना तो उसके वेपर्स जो होंगे ना, अगर आप एक रूम के अंदर ना पेट्रोल की बोतल भी रख दो ना तो मसला ये होगा कि पूरा रूम भर जाएगा पेट्रोल के वेपर से, और तो आप अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हो कि पेट्रोल की इवेपोरेट होने की जो उसकी एबिलिटी है ना, उसको आप ना पानी की तरह सोच रहे होगे कि जैसा पानी के वेपर्स बनते हैं, तो पेट्रोल इवेपोरेट्स वेरी क्विकली, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, उससे बहुत दूर रहना पड़ता है आपको, या तो उसको ढक्कन लगाओ, ठीक है। इवन बारबेक्यूज वगैरह में काफी वीडियोस है इसमें लोग बड़ा इंजर होते हैं जब ये पेट्रोल को यूज करते हैं ना, दे अंडर एस्टिमेट कि इसका वेपर कितना फैल सकता है, ठीक है। सो दिस इज मतलब बारबेक्यू में भी ना उन्होंने टेरेस के ऊपर एक इंसिडेंट हुआ था कि टेरेस पे बोतल पेट्रोल की थी, वो जलाई थे कोल वगैरह, और उसका ढक्कन ही बंद किया था, तो इवेंचुअली वो पूरे टेरेस के ऊपर ना वो वेपर फैलता गया फैलता गया फैलता गया, फिर एकदम से ना इट कॉट फायर, और एकदम 5 सेकंड का पूरा टेरेस टेरेस जो था ना वो इट वाज ऑन फायर। तो इसका बस ख्याल रखना है। चलो ठीक है, वो कर लेते हैं, ये हमें पता लग गया कि मॉलिक्यूल्स दे बिकम लेस फ्लेमेबल व्हेन दे, कैंडल वैक्स के साथ वो मसला नहीं है, वो क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, वो जलेगा भी इतने आराम से नहीं, तो मॉलिक्यूल्स बिकम लेस फ्लेमेबल एज साइज इंक्रीजेस। अच्छा, ये कुछ दो तीन प्रॉपर्टीज हैं, ये साइज से रिलेटेड होंगी, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी दो तीन प्रॉपर्टी, बड़ा मॉलिक्यूल होगा, जलेगा मुश्किल से, थिक होगा, विस्कस होगा, और पहली चीज थी उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। अच्छा, वापस उस पे आ जाते हैं होमोलोगस सीरीज पे कि और क्या थे पॉइंट्स। और पॉइंट्स ये हैं कि
मॉलिक्यूल्स इन द सेम फैमिली, ये तो इसका था, एक सेकेंड इसको नंबर कर लेते हैं। ये 1 था, सेकंड पॉइंट था। अच्छा, थर्ड पॉइंट ऑफ अ होमोलोगस सीरीज है कि the third point is कि uh, molecules in the same family, in the same homologous series, have the same functional group. Homologous series से वो समझो कि family of compounds, ठीक है? So molecules in the same homologous series have the same functional group. सर Yes. फैमिली किस तरह डिटरमाइन करते हैं? नहीं, इसी बेसिस के ऊपर ना कि तुम्हारे पास मतलब तुम्हारा जनरली बोलेंगे कि अगर मॉलिक्यूल छोटा है तो नहीं वो है, अगर तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेट्स से तुम्हारे पास ना कोई 5-10 मॉलिक्यूल सारे के सारे क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो तुम कहोगे हाँ ठीक है, इनको एक ही फैमिली में डाल दो। समझ आई बात? ठीक। और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी कोई ट्रेंड हो कि लेट्स से सारों की मेल्टिंग पॉइंट लो है, एक जैसी नहीं होंगी एग्जैक्टली, लेकिन अगर सारों के मेल्टिंग पॉइंट लो है तो फिर तब भी उनको एक ही फैमिली में डाल दोगे, ठीक है? सही। और ये मेरा तीसरा फैक्टर है कि दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप होता है कि इट्स अ ग्रुप ऑफ atoms or structure in a molecule, अच्छा that, one second, अच्छा group of atoms, listen, एक second. So it's a group of atoms or structure in a molecule that determines a molecule's chemical properties and to some extent its physical properties as well. अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जब हम मॉलिक्यूल्स को ना एक ही फैमिली में डाल रहे हो ना, तो होता ये कि उनके रिएक्शंस एक जैसे होते हैं। जैसा मैं ना 3-4 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, अच्छा जब कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो पूरा मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करता, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट रिएक्ट करता है। अच्छा, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप मैंने ड्रॉ किया हुआ, ये जो डबल बॉन्ड नहीं है किसी भी मॉलिक्यूल में ना, अगर आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा ना, उसके कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। तो यानी इसका मतलब ये एक ही फैमिली है क्योंकि रिएक्शंस एक जैसे होंगे। जैसा डबल बॉन्ड कभी भी होगा ना, तो ये सारे ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर अगर आपको डबल बॉन्ड नजर आया ना कार्बन और कार्बन के बीच में, तो ये सारे के सारे ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो आप कहोगे इनके इनके केमिकल रिएक्शंस भी एक जैसे हैं। वो इसलिए एक जैसे हैं क्योंकि दोनों के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है कि इट्स अ ग्रुप ऑफ एटम्स और स्ट्रक्चर जो उसकी प्रॉपर्टीज डिटरमिन करता है, ठीक है? तो आपके पास ना डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। तो मतलब अगर ये तो एक, जैसे इस फैमिली को ना आप एल्कीन कहते हो, ठीक है? जितने भी एल्कीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये जैसा यहाँ पे बना हुआ है, अच्छा जितने भी आपके पास एल्कीन के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, सारों के अंदर ना आपको कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स नजर आ रहे होंगे। और मतलब हजारों डिफरेंट, बिलियंस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इनके रिएक्शंस एक जैसे होंगे, मिलते जुलते होंगे। समझ आइए बात के फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सर तो इसका मतलब ये सेम फैमिली से बिलोंग करता है।
हाँ, क्योंकि अगर अगर सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका मतलब है रिएक्शन भी फिर एक जैसे होंगे, तो इसका मतलब वो फिर उनको एक ही फैमिली में डालो ना। ठीक है। जी सही है, ठीक है सर। अच्छा, एक और फंक्शनल ग्रुप से अल्कोहल्स हैं। ठीक है। तो अच्छा, इनमें भी होता है कि इनका ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होती हैं। तो ये वाला जिस तरह, अच्छा उनके अंदर ना, सारों के अंदर ना, बाकी कहानी तो वही होती है, कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन वो सारे एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं बीच में ना ये OH होता है, O और H का एटम। ठीक है। ये उनके ना केमिकल रिएक्शंस जितने भी होते हैं ना, वो इसी के साथ होते हैं जाके। तो जिस भी मॉलिक्यूल में ना आपके पास ये ग्रुप होगा, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, अगर मैं यहाँ पे जैसे ये है ना, ये O और H, ये वाला बल्कि कर लेते हैं। इन चारों में क्या चीज कॉमन है? हर जगह ना, यहाँ पे भी OH आ रहा है, यहाँ पे भी O और H इकट्ठे आ रहे हैं, O और H इकट्ठे आ रहे हैं। तो ये चारों एक ही फैमिली में बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके रिएक्शन सारे मिलते जुलते होंगे और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी काफी मिलती जुलती होंगी, वो इस ग्रुप की वजह से। ठीक है, क्लियर है ये बात? सर यस व्हाट सर। अबाउट एच? एच भी तो आ रहा है ना? क्या चीज? एच भी तो आता है और कार्बन भी आ रहा है सब में, तो फिर उसका नहीं नहीं, वो तो सारों में आ रहा है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोई भी उठाओगे ना, ठीक है, जो मर्जी उठाओ, हम्म, उसके अंदर एक कार्बन और हाइड्रोजन, इसको कहते हैं कार्बन की चेन ना। ये तो मतलब कार्बन, कार्बन तो हर जगह होगा। ठीक है। सही हो। मतलब कहीं पे भी सर जिस तरह ऑर्गेनिक हम्म। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो सब में कॉमन होगा ना? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो तो मतलब है ही कार्बन के कंपाउंड्स ना। ठीक है। तो हाइड्रोजन जरूरी नहीं है कि हो या ना हो। ठीक है। कार्बन तो लाजमी होगा, लेकिन सबसे जो कॉमन एलिमेंट है ना, और सबसे जो स्टेबल एलिमेंट, मतलब सबसे अबंडेंट जो एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन है। तो यूजली कार्बन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है। ठीक है। लेकिन कार्बन होना तो मस्ट है, कार्बन के बगैर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा ही नहीं। ठीक है। तो यस सर। अच्छा, ये सारे भी देखो, ये सारे डिफरेंट किस्म के ना अल्कोहल्स हैं। ये खैर एक और एक सेकंड, ये वाला मैंने नहीं कराया अभी फॉर्मूला। ये भी ना, तो कार्बन और हाइड्रोजन समझो कि वो कॉमन है। ठीक है, कार्बन तो वैसे ही कॉमन है, कार्बन तो मस्ट है। साथ हाइड्रोजन अक्सर नजर आएगा। ठीक है। बस अगर ये OH आ गया, इसमें भी ये O और H इकट्ठे आ गए, O और H इकट्ठे आ गए, इसका मतलब ये सारे अल्कोहल्स हैं। ठीक है। तो molecules in the same family homologous series have same functional groups. अब वो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वो आगे जाके पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 जो है, they have the same general formula. अच्छा, they have same, अच्छा जनरल फॉर्मूला क्या चीज होती है? जनरल फॉर्मूला होता है कि अगर वो, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा चलो, एक सेकंड, स्क्रीन ही बंद हुई है, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, सो सेम होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल फॉर्मूला। व्हाट डज दैट मीन? कि मैं एक सीरीज बना देता हूँ कि वो जैसा अभी हमने ऊपर नहीं किया था कि अल्कोहल वाली ना, कि कोई भी मॉलिक्यूल होगा ना, जितना मर्जी अजीब सा मॉलिक्यूल हो, तो उसमें अगर OH होगा, O और H इकट्ठे होंगे, O दो बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है। तो और इस मैं H लगाता रहता हूँ। अच्छा, एक शॉर्टकट मैं बता देता हूँ कि अक्सर वो ड्रॉ करने में ना टाइम लगता है। तो एक शॉर्टकट होता है, इस कार्बन के साथ कितने H आने चाहिए अगर मैं H लगा रहा हूँ? तीन। ठीक। 3 आने चाहिए। तो बजाय इसके अगर ड्रॉ करो, उसमें टाइम लगेगा, आप इकट्ठा करके ना CH3 लिख देते हो। ठीक है, क्लियर है बात? ओके। यस मतलब सर। वरना मतलब वो 3 H ड्रॉ करने में ना वो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, वो भी ठीक है, या वो 3 H ना इकट्ठे करके लिख दो। इस कार्बन से कितने H आने चाहिए? एक। अच्छा, वो एक एक। एक ही आएगा, तो मैं उसको इकट्ठा करके जोड़ के लिख सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, एनीवेज एक दो और
टाइम, उसमें टाइम बचता है थोड़ा, ठीक है। ये एक और अल्कोहल के इसमें ना, यहाँ पे O और H इकट्ठे हैं, O और साथ O का दूसरा बॉन्ड जो होगा वो H के साथ होगा, ठीक है। और इसके साथ ना मैं H पूरे करता रहता हूँ। इसके साथ कितने H होंगे? ये वाला 3 3 होंगे सर। तो CH3, इसके साथ क्या होगा? 2 तो इससे अगला वाला? भी 2 2 अच्छा, उससे अगला 1 1 और एंड वाले के साथ कितने होंगे? 3 3 ठीक है। तो ये मतलब शॉर्टकट है, कि बजाय इसके वो टाइम टाइम बचता है, बस CH3 CH2 CH2 CH CH3, ठीक है। अच्छा, एनीवेज मैंने दोनों अल्कोहल्स है ना, क्योंकि अभी मैंने समझाया था कि ये सेम फैमिली के अंदर है, ठीक है, सेम होमोलोगस सीरीज में, तो ये अल्कोहल है। अब ये जनरल फॉर्मूला का क्या मतलब है? जनरल फॉर्मूला का मतलब है कि बजाय इसके कभी कभार इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना वो होता है CN। मैं वैसे आइडिया भी दे देता हूँ बाद में डिटेल में, हमने सारे पढ़ने हैं होमोलोगस सीरीज। एक सेकेंड। अच्छा, so the general formula is CN is 2n plus 1 OH, where n is the number of कार्बन आटम्स, ठीक है। वो नंबर ऑफ कार्बन आटम्स है, तो इधर कितने कार्बन आटम्स हैं? 1 2 3 और 4। तो मैं अगर जनरल फॉर्मूला यूज करूँ तो क्या होगा? C4, मतलब n की वैल्यू 4 है, तो ये क्या है? 4 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 इंटू 2 8 होता है, 8 प्लस 1 कितना होता है? 9। तो इसका फॉर्मूला जो होगा ना वो C4H9OH। इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। सर ये फिर से एक्सप्लेन कर दें। मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चरल, पहले तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो होता है जिसके अंदर स्ट्रक्चर पता लगे कि कौन सा एटम किसके साथ बॉन्डेड है। मतलब ये हमें पता है कि कार्बन जो है वो 3 H के साथ बॉन्डेड है, तो स्ट्रक्चर में पता लग रहा है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला होता है कि अगर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना और मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कि आप सारे एटम्स को इकट्ठा करके लिख दो। इसमें बस ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है कि कौन किसके साथ बॉन्डेड है। जैसा हमें नहीं पता ये 4 कार्बन आइटम्स और 9 हाइड्रोजन और एक O और एक H किस तरीके से आपस में बॉन्डेड है। इधर तो नजर आ रहा है कि कौन किस साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। यस, हाइड्रोजन आइटम 9 तो नहीं है? क्या इसमें काउंट कर लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, वो एक इधर डला हुआ है ना। पर अच्छा अच्छा मतलब वो OH का मैंने काउंट नहीं किया, वो OH अलग अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक। अच्छा, सो द पॉइंट इज कि बस आप देख लो जनरल फॉर्मूला, कि अगर मैंने इस पूरे मॉलिक्यूल को ड्रॉ नहीं करना और मैंने बस इकट्ठा करके ना कंबाइन करके बताना है कि भाई इसमें है क्या क्या पड़ा हुआ है, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। हर फैमिली ऑफ कंपाउंड का ना एक जनरल फॉर्मूला होता है। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n plus 1 OH, यानी इसमें ना नंबर ऑफ कार्बन आटम्स, n जो है ना नंबर ऑफ कार्बन आटम्स है। जिस तरह यहाँ पे अगर काउंट करो ना नंबर ऑफ कार्बन आटम्स कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो n की वैल्यू क्या लेनी है? 4 लो। अच्छा, तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में डालो, ये C4 हो गया। अच्छा, H क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 9, तो H9 हो जाएगा और OH। समझ गए बात? आपने जी सर। सर वो n को 4 क्यों लिया? वो n नंबर ऑफ कार्बन आटम्स है ना, यहाँ पे 4 कार्बन आटम्स है ना। तो जो n है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है। हाँ, ये लिखा हुआ है ना, ओके। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम n नंबर ऑफ कार्बन आटम, मैं बस ये अभी तो ये समझा रहा हूँ कि जनरल फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला होता है कि बस एक फॉर्मूला होगा कि अगर कोई आपको बस कहे कि इस बस कहे कि कोई 4 कार्बन आटम वाला अल्कोहल है, आप वो 4 इधर डालोगे आपको फॉर्मूला पता लग जाएगा उसका, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो कहेगा कि जी 5 कार्बन आटम वाला ना कोई अल्कोहल है, तो मैं बस ना ये CnH2n plus 1 OH यूज करूंगा। n की वैल्यू मैं खेलूंगा 5, क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि भाई 5 कार्बन आटम वाला कोई अल्कोहल है, तो C5 होगा। H क्या होगा? 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11 और OH। OH वो सही। वो काउंट भी कर लो कि H 11 है कि नहीं। ये 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 11 11 और फिर ये OH, ठीक है। तो 5 कार्बन है, 11 H है और एक OH है। इज दिस क्लियर?
यस सर। यस सर। अच्छा, तो बस ये था कि वो ये तो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, हमने 5-6 होमोलोगस सीरीज पढ़नी है, ठीक है, मेनली इसके अंदर। तो हर किसी का एक जनरल फॉर्मूला होगा, वो याद करेंगे, ठीक है। अच्छा, पांचवा जो पॉइंट है ना होमोलोगस सीरीज का, वो ये कि विद इन अ होमोलोगस सीरीज, विद इन अ फैमिली सक्सेसिव मेंबर्स जो होंगे ना डिफर बाय, उनके अंदर जो डिफरेंस होगा ना वो होगा CH2 का। विद इन अ फैमिली सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2। वो देख भी लो कि ये भी हमने किया है, ये 5 कार्बन आटम वाला और ये 4 कार्बन आटम वाला अल्कोहल, ठीक है। सक्सेसिव मेंबर्स है ना, कि ये सक्सेसिव मेंबर्स का मतलब है कि 4 वाला है, तो उससे अगला कौन सा होगा, 5 कार्बन आटम वाला अल्कोहल। दोनों के अंदर डिफरेंस निकालो, कितने का डिफरेंस है। एक कार्बन का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है, वहां पे 5 कार्बन है, ठीक है। सो एक कार्बन का डिफरेंस है, और हाइड्रोजन में कितने का डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंस है, यहाँ पे 11 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 9 है, तो वो डिफरेंस कितने का, 2 का। तो दोनों के फॉर्मूले में जो डिफरेंस आ रहा होगा ना, वो 1 कार्बन और 2 H का आ रहा होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है। तो ये पांचवा पॉइंट है। तो बस ये एक तो पहली चीज ये क्विकली रिवाइज कर लें कि भाई होमोलोगस चीज है जिसमें क्लासिफिकेशन सिस्टम है, मॉलिक्यूल्स को एक ही फैमिली में डाल देते हो अगर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो भी मिलती जुलती हैं, ट्रेंड्स हैं उसमें, और अगर उनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम है इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, ठीक है, वो इंटरलिंक्ड है, और प्लस उनका जनरल फॉर्मूला भी एक जैसा होगा, ठीक है। और आखिरी है कि उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा होगा ना, वो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का आ रहा होगा। तो ये आपके पास ना होमोलोगस सीरीज है। अब इस होमोलोगस सीरीज में ना 5-6 फैमिलीज जो हमने पढ़नी है। नंबर वन, जो है ना वो अल्केन्स है। अच्छा, दैट इज अल्केन्स। जनरल फॉर्म में साथ ही लिख लेता हूँ कि वो CnH2n+2 होता है। अच्छा, इसको इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहली चीज कि इसके अंदर ना हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा होता कुछ नहीं है, ठीक है। तो दे ओनली हैव कार्बन एंड H एटम्स। सैचुरेटेड का मतलब है कि ऑल सिंगल बॉन्ड्स, कोई डबल बॉन्ड बीच में नहीं होगा। तो ये मतलब कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल होगा ना जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम होंगे, ठीक है। लेट्स से 3 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं, एक कार्बन इधर, और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स, और सारे बॉन्ड जो होंगे ना वो सिंगल बॉन्ड, जिसके साथ 3 H होंगे, इसके साथ भी। तो क्लियर है कि अल्केन क्या चीज है। इज यस दिस सर। क्लियर? यस तो सर। तो जब भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और कुछ भी नहीं होगा, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, दैट्स गोइंग टू बी एन अल्केन। एक और ड्रॉ कर लेते हैं कि 2 कार्बन एटम वाला अल्केन, बस सारे सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा, इसकी तो मीथेन जो गैस आती है हीटर में, वो भी अल्केन होती है। प्रोपेन जो होती है वो भी अल्केन होती है। इसकी नेमिंग कर लेते हैं। सर सिर्फ इनके साथ हाइड्रोजन और कार्बन का ही होगा और कोई भी एलिमेंट नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते, वरना वो अल्केन नहीं होगा, ठीक है। जी सर ठीक है। तो मतलब एल्केन की फैमिली के अंदर ना सिर्फ वो एंटर हो सकते हैं जिनके पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, और सारे बॉन्ड सिंगल होने चाहिए, ये भी शर्त है, ठीक है। तो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं ना कि दे सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स का उससे आइडिया लगा लो कि ये बार बार क्वेश्चन भी आएंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के ऊपर ना। सैचुरेटेड का मतलब है कि बस हर बॉन्ड बन चुका है, उसके सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक है। अच्छा, नेमिंग का कर लेते हैं। और नेमिंग हमने सिंपल करनी है। सिंपल का मतलब है 2 तरह की नेमिंग होती है, एक आप ए लेवल्स में करोगे और एक आप
अच्छा, एक आप ओ लेवल्स में करोगे। ओ लेवल्स वाली सिंपल होगी, जैसे ये वाली है ना, ये कॉम्प्लेक्स है। मतलब इसको कहते हैं कि ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर का मतलब है कि कार्बन आटम लाइन में नहीं पड़े हुए, वो है जैसे ट्री की ब्रांचेस नहीं होती कि एक से दूसरा निकल रहा है, तो ये ब्रांच मॉलिक्यूल्स ना इस तरह के होंगे। जैसा ये है ना, ये एक स्ट्रेट चेन है। आपकी जो नेमिंग है ना वो ये वाली है, आपको सिर्फ ये वाली आनी चाहिए। जैसा ये वाले नहीं है जो बीच में, मतलब ये कार्बन इधर भी साइड पे निकल रहा है, ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। मतलब और कोई शो कर दूं कि ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स में अगर ये जिस तरह, ठीक है, तो पता नहीं छोड़े। अच्छा, ये जिस तरह, ये ब्रांच है कि कार्बन आटम लाइन में नहीं है कि बीच में ना वो ट्री की जैसा ब्रांचेस नहीं निकल रही उस तरह निकल रही है। ये वाला भी ब्रांच है कि द कार्बन आटम्स वो सारे लाइन में नहीं है। ये जो पहला वाला बना हुआ है ना, दैट इज व्हाट इसकी नेमिंग आपसे वो एक्सपेक्ट करेंगे, बस लाइन में हो, सिंपल नेमिंग। क्लियर है बात? यस सर। इसकी इसको बस वो पूछेगा कि इसका नाम क्या है, बस पेंटेन लिख देंगे। हाँ, लेकिन पहले वो तो देखेंगे नेमिंग करते किसने हैं, ठीक है। तो ओके। वो मैं कह रहा हूँ, इसका नाम वो कभी भी नहीं पूछेंगे, इसका नाम वो आपसे पूछेंगे, मतलब इसका नाम ए लेवल्स में पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो ये याद रखो पहले कि सिंपल नेमिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। सिंपल नेमिंग होती है कि आप उसमें सबसे पहले कार्बन आटम्स, रिमेंबर लाइन में होंगे सारे, ठीक है। ऑल कार्बन आटम्स वुड बी इन अ लाइन। अच्छा, उसमें होता है कि सबसे पहले नेम एक प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स जो होता है ना, स्टार्टिंग नेम होता है। स्टार्टिंग नेम स्टार्ट होता है मेथ से, एथ से, प्रॉप से, ब्यूट, और एक हम ना पेंट और हेक्स वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। बल्कि पूरी काउंटिंग कर लेते हैं। हेप्ट, ऑक्ट, जैसा ऑक्टेन नहीं होता, प्रॉप जैसा प्रोपेन होता है। अच्छा, स्टार्टिंग नेम कौन डिसाइड करता है? स्टार्टिंग नेम मेथ का मतलब होता है कि जी एक कार्बन है आपके पास। अगर नाम जैसा मीथेन गैस नहीं होती जो हीटर में आती है, मेथ आ रहा है ना उसके स्टार्ट में, तो उसका मतलब मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कार्बन आटम है। अगर किसी मॉलिक्यूल के नेम के स्टार्ट में दो एथ आ रहा है, उसका मतलब है दो कार्बन आटम्स। प्रोपेन और ये ब्यूटेन गैसेस सुनी होंगी, ये लाइटर्स वगैरह में डलती हैं। तो प्रोपेन में 3 कार्बन आटम्स है, ब्यूटेन में देयर 4 कार्बन आटम्स। पेंटेन जो होता है वो 5 कार्बन आटम्स होता है। हेक्स, अगर हेक्सागोन याद है तो उसमें 6 कार्बन आटम्स होते हैं। हेप्ट जो होता है वो ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें 7 कार्बन आटम्स। ऑक्टेन, हाई ऑक्टेन पेट्रोल वगैरह पेट्रोल पंप्स में होता है, तो उसका मतलब होता है कि इसके अंदर 8 कार्बन आटम्स है, ठीक है। अच्छा, आपकी नेमिंग जो है ना रिक्वायर्ड, वो यहाँ तक है। मेथ, प्रॉप, ब्यूट। नाम सुनते ही ना आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितने कार्बन आटम्स है। जिस तरह ये नहीं है, ये इधर लिखा हुआ है कि पेंट लिखा हुआ है ना, तो पेंट, पेंटागन या उससे रिलेट कर लो मैथ से। पेंट का मतलब है कि 5 कार्बन आटम्स है इसमें, ठीक है। क्लियर है बात? ये नेमिंग तो वैसे रिक्वायर्ड नहीं है। कोई और मॉलिक्यूल देख लेते हैं कि इसमें कितने कार्बन आटम्स है। 3 है, तो इसका नाम जो शुरू होगा ना वो प्रॉप से होगा, ठीक है। जो उससे शुरू किया हुआ है प्रॉप, PROP, ठीक है। इसमें भी 1 2 3 कार्बन आटम है, तो इसका नाम भी ना प्रॉप से शुरू हुआ हुआ है। मतलब आगे वाली बात बाद में करेंगे, अभी पहले स्टार्ट वाला नाम, ठीक है। तो ये वाली भी देख लो ना कि इसमें भी ये मॉलिक्यूल में अगर 2 कार्बन आटम्स है तो नाम जो है उसका एच से शुरू हुआ हुआ है। अगर उसमें 3 कार्बन आटम्स है तो वो प्रॉप से शुरू हुआ हुआ है। 4 कार्बन आटम्स है तो ब्यूट है। 5 कार्बन आटम्स है तो पेंट है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग नेम, ये ये सिर्फ एल्केन्स के लिए नहीं है, ये थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो स्टार्टिंग नेम होगा ना वो इससे शुरू होगा। इज दिस क्लियर? यस यस। सर। हमने सिर्फ ब्यूट तक करना है या पेंट तक करना है? ब्यूट तक, लेकिन वो पेंट हेक्स तो वैसे ही पता होना चाहिए। ऑक्टोपस से याद रख लो 8, ठीक है। पेंट, ओके। पेंटागन से पता होना चाहिए। हेक्स हेक्सागन से, ठीक है, वो 6 होता है। अच्छा, लेकिन पहले 4 सिर्फ रिक्वायर्ड है, ठीक है।
अच्छा, नेम एंड किस तरह होगा? एल्केन के केस में ना नेम का जो एंड होगा ना वो एन होगा, तो इट्स गोइंग टू बी एन। ठीक है, एवरी टाइम इट्स गोइंग टू बी कि एंड एन्स होगा, तो इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो अगर कोई आपको कहता है ना कि ब्यूटेन है तो एल्केन है, रिमेम्बर। पहले तो वो एल्केन का जो एन है ना वो उसमें आ गया। अब ब्यूट में मुझे तो कितने कार्बन एटम्स होंगे? सर 4। 4 कार्बन एटम। ठीक है, सो देयर गोइंग टू बी 4 कार्बन एटम्स, तो 1 2 3 एंड 4। और क्योंकि वो एन है तो एल्केन है, तो उसका मतलब है सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे और बस एच ही होगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो उसको जोड़ के वैसे लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, एक और कर लेते हैं कि ऑक्टेन क्या होगा, मतलब ऑक्ट। 8 अच्छा, तो एट, एटम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, वो मैं जोड़ के लिख लेता हूँ। इसके साथ 3 H होंगे, इसके साथ 2 होंगे, इसके साथ भी 2 होंगे, इसके साथ भी 2 होंगे, इन बीच वालों के साथ सारे 2 बॉन्ड्स बनाने तो 2 H होंगे, और इसके साथ 3 होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज जी ऑक्टेन। सर। यस सर। ओके सर। एक सेकंड रुकना कि मेरी, अच्छा, तो ये ऑक्टेन है। दूसरी होमोलोगस सीरीज पे चले जाते हैं अभी, सिर्फ ना वो आइडेंटिफाई करने की भी फैमिलीज कौन सी हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक ही फैमिली के अंदर है, ब्यूटेन और ऑक्टेन जो है ना, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। द नेक्स्ट वन इज, अच्छा नेक्स्ट वन उसको एल्कीन कहते हैं। ठीक है, सो दैट्स एल्कीन। और एल्कीन में होता है कि इट्स, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। अच्छा, वो जनरल फॉर्मूला तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, वो डिस्कस कर लेते हैं। ये ऊपर मैंने लिखा था मेरे ख्याल से CnH2n+2। वो पता तो लग गया जनरल फॉर्मूला काम किस तरह करता है कि n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे ना CnH2n+2 अगर ड्रॉ करने का दिल नहीं करा, या अगर उसने पूछा है कि स्ट्रक्चर ना ड्रॉ करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो ना, तो n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इधर कितने होंगे? 4 होंगे, तो n की वैल्यू क्या होगी? दैट्स गोइंग टू बी टेकन एज 4, तो इट्स गोइंग टू बी C4। H 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8+2 10 हो जाएगा। तो ये काउंट भी कर लो कि इसके पास 10 हाइड्रोजन हैं। ऑक्टेन के केस में भी ना क्या होगा, n की वैल्यू 8 होगी, तो C8, 8 इंटू 2 16, 16+2 18। ठीक है, इसकी भी काउंट कर लो, इट्स गोइंग टू हैव 18 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपको ना उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लग जाता है। क्लियर है ये? यस सर। जी सर। अच्छा, एल्कीन्स जो है ना वो CnH2n है। एल्कीन जो है ना वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो ऊपर वाले से मिलते जुलते हैं, but they are unsaturated hydrocarbons. What that means is कि हाइड्रोकार्बन का तो वही मतलब है कि ओनली कार्बन एंड, अच्छा ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड का मतलब है कि एटलीस्ट कहीं ना देयर इज गोइंग टू बी सिंगल बॉन्ड्स नहीं होंगे, सारे कार्बन और कार्बन के बीच में ना डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और एटलीस्ट वन, तो दैट इज व्हाट एन एल्कीन इज, कि सेम ऊपर वाला ही है, सिर्फ डबल बॉन्ड बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ मॉलिक्यूल, सर, यस, इसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होएगा, या बस कहीं ना कहीं कहीं पे भी जितने मर्जी डबल बॉन्ड हो सकते हैं? हाँ वो मिनिमम 1 होना चाहिए, ओके। दो तीन हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा तो ये मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया,
और ये में बाकी इसके साथ 3 H होंगे, इसके साथ 1 H होगा। क्लियर है? ये अल्कीन है, ठीक है। बस कार्बन में कहीं ना कहीं बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन नेमिंग आपको सिर्फ वो सिंपलेस्ट, मतलब जो लाइन में कार्बन होंगे और सिर्फ एक डबल बॉन्ड वाली नेमिंग होगी। वैसे डबल बॉन्ड ज्यादा हो सकते हैं, नेमिंग लेकिन आपकी बड़ी सिंपल होगी, वो सिर्फ एक डबल बॉन्ड वाली नेमिंग होगी। अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला भी अप्लाई कर लो कि इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 5 है टोटल। तो एच कितना होगा, 2 N, डबल होगा, तो दैट्स गोइंग टू बी 10। वो काउंट भी कर लो, इसके पास 10 हाइड्रोजन है। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, इसमें नेमिंग में क्या फर्क आएगा? नेमिंग में फर्क आएगा कि प्रीफिक्स तो वही होगा कि मतलब मैथ, हाँ ये मैं बस एक्चुअली खत्म करने लगा हूँ। अच्छा, मतलब वो इसी तरह ठीक है। प्रीफिक्स वही है, जो एंड होगा ना दैट वुड बी इन, बस इन से एंड होगा। और इसके बीच में ना, दोनों के बीच में मतलब एस इन होगा, प्रॉप इन होगा, ठीक है। मिडिल के अंदर ना एक चीज होती है, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। वो आपको डालना होता है, मतलब एज एन एग्जांपल, अच्छा एज एन एग्जांपल यू हैव दिस मॉलिक्यूल, साथ 2 H है, तो इसका नाम जो होगा ब्यूट होगा, क्योंकि 4 कार्बन एटम्स है। एंड जो होगा ना वो इन से होगा। और डबल बॉन्ड की बीच में पोजीशन बतानी पड़ेगी, डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा हुआ है, किस वाले कार्बन एटम पे लगा हुआ है। अब काउंटिंग दोनों साइड्स, थर्ड एंड फोर्थ। हाँ तो वो थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, अब काउंटिंग रिमेंबर दोनों साइडों से हो सकती है, इस मॉलिक्यूल को उल्टा करके भी तो मैं रख सकता हूँ, ये वाली साइड लेफ्ट पे आ जाएगी और राइट साइड पे। अच्छा, बट द पॉइंट इज कि अगर मैं इधर से काउंट करता हूँ तो 1 सेकेंड थर्ड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। लेकिन काउंटिंग उस साइड से करते हैं जहां से स्मॉलर नंबर है। स्मॉलर नंबर इस साइड से आएगा, अगर मैं इस साइड से काउंट करूँ तो ये फर्स्ट पे आएगा, ठीक है। तो इट वुड बी कॉल्ड ब्यूट 1 इन, ठीक है। ये एक चीज याद रखना कि काउंटिंग आप उस साइड से करते हो जहां से करीब हो। इज दिस क्लियर? सुभान क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा चले, ठीक है, बस यहाँ पे हम छोड़ते हैं, ठीक है। इसके मैं थोड़े से ना वो वीडियो लेक्चर्स वगैरह सेंड कर दूंगा, ताकि इसको नहीं, पहले तो वो वाले करो जो मैंने दिए हुए हैं, ये हम फिर क्लास में कर लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास में कवर। सर जी कल होएगी या हाँ, कोशिश करते हैं कल करें, ठीक है। सर कल सेम कोशिश टाइमिंग? कर, चलो ठीक है, सेम टाइम सर। ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।